हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज चैप्टर नंबर 5 करेंगे साइंस के क्लास 9th का, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, अब हम सबको पता है और आपको भी पता है कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की। वो होती है हमारा क्या, सेल। सेल होती है। तो सेल इस शेप के होते हैं। देखो, सेल कुछ इस शेप के होते हैं, जो मतलब उस अलग अलग उसकी स्पेस जो उसकी वो होती है शेप, वो डिफाइन होती है कि इस पे जो उस तरह का वो वर्क करता है, हैवी वर्क करता है, उसकी अलग शेप होगी, और वो करता है वो उसकी अलग। लेकिन अब हम जानते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होगी। अब आप अगर क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज सेल, तो हम लिखेंगे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक तो आप ये लाइन लिखोगे और दूसरी लिखोगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और थर्ड होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल एंड, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उल्टा भी आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हु इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या है? हमारा सेल है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। सेल तो देखो हमारा हो गया, हमने सेल के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने जान ली। अब हम चलते हैं सेल डिस्कवरी। ये जो पहले सेल था वो किसने तो देखा ही होगा। ये थोड़ी भाई पैदाइशी पता लग गया सेल से बनी होती है ये चीज़ है, नहीं। पहले हम पता हुआ। तो जो सबसे पहले जिसने सेल फाइंड किया था ना, यहाँ लिखता हूँ सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी, स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी, डिस्कवरी। देखो, आप देखोगे तो सेल की तो जो सेल है मेन बाहर बाहर का हिस्सा, वो फर्स्ट हमारा डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट। आप साथ में नोटबुक या अपनी बुक भी पास रखना जिस पे आप ये लिखते रहना। किसने किया था? रॉबर्ट हुक में 1665 में। आप इसकी डेट जरूर याद रखना, इसकी डेट पूछी भी जाते हैं। किसमें? 1665 में इसने सबसे पहले डेड सेल देखा था। क्या? मरा हुआ सेल। अब क्या सर, सेल तो फंक्शनली वो तो जिंदा होना चाहिए, लेकिन उसने क्या दिया? डेड सेल दिखा। किसका? बार्क ऑफ अ ट्री। आप देखना डेड सेल कौन सा देखा था? डेड सेल किसका देखा था? बार्क ऑफ ट्री। जो ट्री की हम लोग छाल खाल जो भी आपने लोकल लैंग्वेज में कहते हो, देखो बाहर मोटी मोटी सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बार्क ऑफ ट्री। उसने जो ट्री की बार्क थी पहले उसमें देखा था। जो उसका खुद का ही माइक्रोसॉफ्ट ने प्रिमिटिव, जो मतलब कह नहीं सकते सिंपल सा माइक्रो पहला सॉफ्ट। अब देखो सेकंड, मतलब सेल डिस्कवरी में सेकंड आता है हमारा लीवनहुक। जो लीवनहुक था ना, इसने तो देखो नॉन लिविंग सेल, सबसे पहली सेल तो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इसने की थी डेड सेल की। किसकी? डेड सेल की। लेकिन जो हमारे लीवनहुक थे, आप स्पेलिंग इसकी हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों से इसकी स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ होती है और ये हमेशा क्वेश्चन आता ही है कि और एक्सप्लेन और सेल डिस्कवरी ऐसे आता ही है। देखो लीवनहुक थे, आप डेट याद करना चाहो तो कर भी सकते हो। इसकी डेट थी 1674। इसने क्या देखा था? इसने भी डिस्कवर किया था क्या? सेल, लेकिन लिविंग सेल। क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल। किसमें? पॉन्ड वाटर में। ये भी आ जाएगा वेयर लीवनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। आप लिखना क्या? पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में इसने पहली बारी क्या देखा था? हमारा लिविंग सेल। थर्ड, देखो थर्ड है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक नहीं, अब बच्चे अब इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट हुक की जगह रॉबर्ट ब्राउन लिखाते हैं, रॉबर्ट ब्राउन की जगह रॉबर्ट हुक। लेकिन ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी? न्यूक्लियस की। जो होता नहीं सेंटर, ब्रेन भी कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ ए सेल। किसने की थी वो? हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1839 में। आपको वैसे ज़्यादातर इसकी डेट याद रखनी है 1665। अगर आप इनकी भी डेट याद रख सकते हो ना, तो ये तो आप समझ लो सोने पे सुहागा हो गया, दो दो लड्डू। तो देखो उसने क्या किया था? न्यूक्लियस देखा था, बस इसने और तो न्यूक्लियस देखा था। फिर आता है हमारा फोर्थ। अब फोर्थ आता है हमारा पुरकिंजी। क्या नाम था उसका? पुरकिंजी। पुरकिंजी। इसने क्या देखा था? इसने हमारा प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। अब कहोगे सर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सुना है, न्यूक्लियस सुना है, उसकी वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमने वो सुना है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म आप डेट भी याद रख लो, इसने डेट ये सेम डेट 1839 में। देखो प्रोटोप्लाज्म होता है सारा सेल का कंटेन। देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर मान लो आप ईआर भी होंगे, अब आपको आगे बताऊंगा ईआर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, प्लास्टिड्स, जो भी सब चीज़ होगी, गोल्गी बॉडीज, वो क्या होगी? वो होती है सेल ऑर्गेनल्स। लेकिन
जो ये है ये नहीं हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो सब मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा है, सब ये सारा हिस्सा किसके अंदर आ जाता है, ये हमारा आ जाता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब देखो फिफ्थ, अब आती है स्पेशल क्वेश्चन आता है एक सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी मैं फिफ्थ की जगह भी यहाँ लिख रहा हूँ सेल थ्योरी। मैं आपको पूरे ऐसे नोट्स बना के दे रहा हूँ, आप अपने पेन कॉपी लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके, या अपने जैसे भी आपकी स्पीड है, मैं आराम से लिख रहा हूँ, आप भी अपना लिखिए। देखो क्या देखा था, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? क्वेश्चन इस तरह आता है, हु प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। तो इन्होंने दो साइंटिस्ट ने की थी। किसने? दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था शेल्डन। अब आप इनकी भी स्पेलिंग याद कर देना क्योंकि बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है। शेल्डन और शेवान, शेल्डन एंड शेवान ने। किसने? शेवान ने। लेकिन शेल्डन ने क्या, शेल्डन ने हुआ था 1838 में और इसने की थी 1839 में। इन दोनों ने मतलब मिलके क्या कहा था, इन दोनों ने, यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब इन दोनों ने मिलके ये कहा था कि जो सारे प्लांट और एनिमल है ना, सारे मतलब प्लांट से लेके सारे एनिमल किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो आप इसमें लिखोगे कि सेल थ्योरी क्या थी, उसमें लिखा था कि डेट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? आर मेड अप ऑफ सेल या कंपोज्ड ऑफ सेल। ये था शेल्डन शेवान। अब सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया था? देखो एक था साइंटिस्ट जिसने एक्सपेंड किया था, इसने तो क्या कहा, सिर्फ बनते हैं। इसने ये नहीं बताया, मान लो डेड हो गया, एक सेल डेड हो गया तो वो कहाँ से आएगा? अब तो हमें पता है कि वो जो मरा है मतलब उसी में से वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन पहले को नहीं पता था ना शुरू में। तो एक साइंटिस्ट थे विर्चो, क्या नाम था? विर्चो। इनका नाम आता है एक्सपेंडेड सेल थ्योरी में, जिसने सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था। आपकी बुक में देखना वो येलो येलो कलर का बॉक्स है, उसमें सब गिवन, आपको एक बार उसको भी अच्छे से रीड कर लेना। विर्चो ने 1855 में क्या कहा था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की सेल्स, आप भी अपने साथ साथ लिखते रहना, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री, आप स्पेलिंग देख लेना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसने ये कहा था कि सेल जो है ना, मान लो ये एक सेल है, ये अब अपना एक और खुद रेप्लिका ही बना देगा, बनाता है ना। आगे हम लास्ट पार्ट में ये बताऊंगा सेल की जो वो होते हैं, सेल जिसे डिवाइड करते हैं सेल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दो प्रोसेस होते हैं। देखो हमने यहाँ तक क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, हमारी सेल थ्योरी पढ़ ली हमने, सेल थ्योरी पढ़ ली, सेल डिस्कवरी पढ़ ली। तो अब आता है सेल्स के पार्ट, जो सेल के पार्ट होते हैं, जो मेनली सेल के होते हैं। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ सेल्स पार्ट्स, मतलब आपको लिखना नहीं है, कुछ होता नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको सेल्स पार्ट्स लिख रहा हूँ। देखो सेल्स पार्ट्स में क्या आता है मेन, ये देखो हमारा सेल बना दिया मैंने एक, ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। क्या होगा? ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये हमारा प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे और उसको ही पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये है ना, इनको क्या कहते हैं और ये कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं, इनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, मतलब जैसे ऑर्गन्स है ना, ये ऑर्गेनल्स होते हैं। देखो सेल पार्ट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको हाईलाइट कर देते हैं हम ऐसे, ये क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखो अब डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लिखोगे दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द आउटर कंटेंट। देखो आउटर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द इनर कंटेंट, मतलब क्या करता है, देखो ये एक लाइन है ना, बॉर्डरी है कि देखो भाई यहाँ तक तो मैं सेल हूँ, यहाँ ये बाहर का हिस्सा, ये मैं अंदर इनको सिक्योर रखूंगा जो है। क्या करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है? डेफिनेशन है। अब प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो तीन तरह की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी तरह की होती है? तीन तरह की। एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, जो है हमारी क्या
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरी होती है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी? नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, या नॉन, एक और होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो जो ये परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं सिलेक्टिवली और नॉन पर, मैं आपको इनके डिफरेंस समझाता हूँ। तो वो डिफरेंस क्या होता है कि जो सिलेक्टिवली है ना, ये हमारी है, मतलब जो हम जिससे हम ह्यूमंस बने हैं, ये सिलेक्टिवली क्या कहता है कि देखो ये मेरा बॉर्डर है, अब ठीक है, ये मेरा बॉर्डर है, यहाँ से मैं अंदर बाहर तो तुम्हें आने दूंगा, लेकिन अंदर तो मैं उस चीज़ को आने दूंगा जिसकी मतलब मेरे को जरूरत है, मतलब मेरे दोस्तों को, जो अंदर इसके पार्ट है ना न्यूक्लियस, उसको जरूरत है। अब बाहर उसको मैं जाने दूंगा जिसको मेरी जरूरत नहीं है, मतलब मेरी या मतलब हमारे दोस्तों को जिसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको समझ में तो आ गया होगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं O2 का, मतलब ऑक्सीजन का। अब सेल को माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत होती है O2 की, किसकी? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहेगा? अपना गेट खोल देगा, आजा भाई O2 तू आजा, हमको तेरी जरूरत है। अब यहीं से ऐसे CO2 अंदर घूम रहा होगा, उसको पकड़ के ये बाहर निकाल देगा, चलो भाई चल यहाँ से बाहर, हमारी तरफ कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या कर देगा? इसको बाहर निकाल देगा। ये होगी हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल। एक होती है देखो नॉन परमिएबल। क्या होती है? नॉन परमिएबल। ये देखो अब ये है, ये सेल है, ये इसके साइटोप्लाज्म सब कुछ है। हम नॉन परमिएबल ये कहती है भाई चाहे तुम मेरे खास हो या नहीं हो, मतलब चाहे तुम O2 हो या CO2 हो। समझने के लिए दो एग्जांपल, मैं तुम्हें अंदर बाहर नहीं आने दूंगी। मान लो अब O2 बाहर है, ये यहाँ खड़ी आ रहे भाई, ये कह रही है जाने दे, O2 उसको जरूरत है, लेकिन वो कहेगी नहीं, चाहे तुम O2 हो या CO2, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। तो ये कहती है हमारी नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल क्या होती है? जो किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर आने नहीं देती। आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अच्छे से लिखना है आपके आंसर में, कि जो हमारे किसी भी यूजफुल या नॉन यूजफुल थिंग्स को अंदर बाहर नहीं आने देती, उसको हम कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। ये लास्ट हो गया हमारा परमिएबल। क्या हो गया? परमिएबल। देखो ये नॉन परमिएबल हमने कंप्लीट कर दिया, अब आ गया हमारा परमिएबल। परमिएबल देखो क्या होता है कि अब ये सब कुछ को आने देगा। अब ये क्या कर रहा है नॉन परमिएबल, कि भाई मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ना O2 को ना CO2 को। ये कहता है नहीं, O2 भी आओ CO2 भी आओ। देखो ये थोड़ा खिचड़ी सी पड़ गई। ये कहता है मान लो CO2 है और O2 है, ये कहता है CO2 भाई तू भी आ जा, O2 भाई तू भी निकल जा, और जिसको निकलना है वो जा सकता है, ना ही मैं किसी को अंदर रोक के रखूंगा, ना ही किसी को बाहर निकालूंगा। मतलब एक तरह से खुला है। जैसे आजकल होते नहीं टोल खुले, हरियाणा पंजाब में टोल खुले हैं जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसके कारण, कि अंदर बाहर आने देंगे, कुछ नहीं फीस फास लेंगे, कुछ नहीं किसी को रोकेंगे, अंदर भाव आओ जाओ। ये क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि हमने 3 तरह की होती है, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। अब देखो, अब एक होते हैं हमारे 2 प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रोसेसेस। इसी के अंदर अगर आप, मैं आपको थोड़ी उससे पहले फंक्शंस बता देता हूँ करेक्टरिस्टिक्स किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आपके स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहला आप लिखोगे कि ये थिन होती है। क्या होती है? थिन, इलास्टिक, मतलब इलास्टिक ही होती है, रबड़ बैंड नहीं होता, इलास्टिक होती है। और क्या होती है? फ्लेक्सिबल। ये होती है फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल का ऐसे ये हो सकती है, ऐसे फ्लेक्सिबल का मतलब आप तो समझ गए होंगे, इतने छोटे बच्चे तो नहीं रहे। सेकंड पॉइंट है कि ये लिविंग होती है। ये जो लिविंग है ना, ये लिविंग है, मैं जब तो कह रहा हूँ कि यही तो अंदर बाहर आने देगी कि आ भाई नहीं आ नहीं आ। अगर नॉन लिविंग होती इसको क्या मतलब, कोई आओ जाओ या कोई मत आओ जाओ। सेकंड क्या है? ये क्या होती है? लिविंग होती है। अब हम ऐसे ही थर्ड पॉइंट जानते हैं। थर्ड है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग। देखो इस पॉइंट से ना आप इसको पूरा इतना बड़ा पॉइंट लिख सकते हो, पूरा यहाँ से कि इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इट्स सेपरेट दिस दिस दिस। आप एक छोटे से पॉइंट को इतना बड़ा लिख सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है। अब ऐसे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये होल्ड करती है कंटेंट को, मतलब होल्ड्स द इनर कंटेंट ऑफ सेल। जो इसका अंदर का कंटेंट है उसे क्या करती है? ये संभाल के रखती है, बाहर नहीं जाने देती। फिफ्थ है प्रोवाइड डेफिनेट शेप। अब ये डेफिनेट शेप करती है, ये पूरी ऐसी डेफिनेट है कि ये मतलब शेप प्रोवाइड करती है। क्या करती है? डेफिनेट शेप्स। आप लिख सकते हो प्रोवाइड शेप टू सेल। अब देखो ये नहीं होगी तो एक साइड मतलब साइटोप्लाज्म का यहाँ होगा, यहाँ होगा,
मान लो ई आर यहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होगा, गोल्गी अपरेटस यहाँ होगा, तो कैसे काम चलेगा? ये एक ही जगह इन सबको कहते हैं इकट्ठे रखती है। अगला 6 पॉइंट हम यहाँ लिख रहा हूँ 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है कि ये फैसिलिएट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। फैसिलिएट, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट आप खुद से लिख लेना, फैसिलिएट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। अब देखो ये होता है कि इसके मूवमेंट होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हम अगला पॉइंट जानेंगे क्या, बड़ा लिख रहा हूँ क्या, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो दो तरह की मूवमेंट होती है। क्या होती है? दो तरह की मूवमेंट। पहला है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। और सेकंड है ओस्मोसिस। आपने ओस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के बारे में सुना होगा, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन। देखो इनमें क्या डिफरेंस है। जो डिफ्यूजन है ना, वो एक मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ किसकी? एयर की मॉलिक्यूल्स की। हम लिखेंगे मूवमेंट, आप इसे लिखना मूवमेंट ऑफ एयर molecules from region of हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब तो पता होगा ना, हाई कंसंट्रेशन में स्पेलिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना चाहिए। वैसे गूगल कहीं से देखो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। देखो क्या होती है, मूवमेंट सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स की होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये रूम है, मतलब एक सॉरी आपका घर है, और यहाँ ये एक रूम है। आपने यहाँ पे अपना स्प्रिंकल किया सेंट, जो सेंट कहते हैं ना, सेंट परफ्यूम जो कह लो आप, उनने स्प्रिंकल किया, लेकिन खुशबू कहाँ तक? इस कमरे भी आएगी, इसके बाहर भी आएगी, और यहाँ भी देखा जाए तो ये यहीं रहनी चाहिए, नहीं, ये यहाँ भी आते। क्यों? क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स है ना, इसके मान लो CO2 के मॉलिक्यूल से अलग होंगे, लेकिन ये यहाँ तो है मॉलिक्यूल, और ये यहाँ नहीं है। तो ये O2 क्या कहता है कि कोई नहीं, तू यहाँ पे भी आ जा, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा मेरी जगह पे, क्योंकि मेरी तो हर जगह है, तेरी यहाँ पे नहीं है, तो तू यहाँ के रह ले, कोई नहीं, मैं वहाँ जाके रह लूँगा, मेरे वहाँ भी दोस्त हैं। तो ये क्या करेगी, यहाँ भी आ जाती है, यहाँ भी पूरे हर कमरे में फैल जाती है फिर। तो ये कहता है वो डिफ्यूजन, सॉरी। अब ओस्मोसिस क्या होता है? ये होता है मूवमेंट, वो क्या होता है, वाटर किसकी, सेम आप लिखोगे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आप एयर की जगह बस वाटर लिखोगे, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आप यहाँ लिखोगे। अब ओस्मोसिस भी दो तरह के होते हैं। वैसे ये आपकी बुक में इतना अच्छे समझाने का मैं समझा देता हूँ, आपको पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स लेने काम आएगा। दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्जोस्मोसिस। क्या होता है? एक एक्जो ओस्मोसिस, और एक होता है एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस देखो आप आधे तो कुछ बच्चे तो समझ होंगे। एक्सोस्मोसिस का मतलब होता है कि जब ये पानी बाहर जा रहा हो, मतलब क्या, जब बाहर जा रहा हो, जब सेल से बाहर जा रहा हो। अब एंडो, आप कहोगे बाहर कैसे जाएगा? मान लो इसका मैं आगे समझाऊंगा, जो इसके सॉल्यूशन होते हैं अभी समझाऊंगा। कि मान लो कंटेनर में सेल रख दिया, बाहर पानी कम है, सेल में ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बाहर इसको पानी दे देगा। तो ये होता है एक्सोस्मोसिस। और एक होता है एंडोस्मोसिस, मतलब अंदर लेके आना, किसके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये सेल मेम्ब्रेन के क्या जा रहा है, बाहर, और ये अंदर आ रहा है। देखो अब मैं समझाता हूँ। अब आपकी बुक में अब 3 तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं? 3 तरह के सॉल्यूशन। तो देखो अब मैं आपको उन सॉल्यूशंस को समझाता हूँ। उन सॉल्यूशन, पहला है, सबसे पहला है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इफ द मीडियम if the medium sorry medium the medium has या have a higher concentration of water than the cell so water
विल मूव फ्रॉम दी, क्या वाटर कहाँ से चलेगा, जो ये बाहर का पार्ट होता है, फ्रॉम दी मीडियम टू दी सेल, कहाँ से चलता है, ये सेल के तरफ जाता है। ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर मतलब ना ही पानी बाहर जाता ना ही अंदर आता। आप समझ सकते होगे, आप इसकी डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, मुझे पता है कि इसमें पानी ना ही अंदर जाएगा ना ही बाहर आएगा, मतलब जितना यहाँ पानी की कंसंट्रेशन उतनी ही इस मीडियम के बाहर है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, और ये भी समझाता हूँ हाइपोटोनिक भी। देखो ये हमने वो लिया, कंटेनर लिया, इसमें हमने किशमिश डाल दी, क्या डाल दी, किशमिश। अब आप किशमिश आप रात को डाल के रखना, अब क्या रखना, रात को डाल के रखना। अब आप देखोगे कि जब आप सुबह उठोगे ना, ये इतने से इतनी हुई मिलेगी, कितनी, उतने से इतनी हुई मिलेगी। पहले कितनी थी, पहले थी इतनी, अब होगी इतनी। तो और इससे क्या हुआ, ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको हम समझाएंगे, मतलब सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा है, हाइपोटोनिक, मैंने गलत बोल दिया, हाइपरटोनिक, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेम ये वाटर है, सेम ये सेल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ कंसंट्रेशन है वाटर में जो इसमें भी क्या है, बराबर है। तो ना ही अंदर जाएगा कोई चीज़, ना ही कोई चीज़ बाहर आएगी। तो ये होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ऐसे ही थर्ड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ मैं आपको ऊपर समझाता हूँ, देखो इसमें आएगा, इफ द सेल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द मीडियम, सो वाटर विल मूव फ्रॉम द सेल टू द मीडियम। देखो जहाँ सेल था वहाँ मीडियम लिख दो, जहाँ मीडियम था वहाँ सेल। देखो इसमें इसका उल्टा हो जाता है। हाइपोटोनिक में क्या था कि मीडियम के पास तो ज़्यादा कुछ कंसंट्रेशन थी, मान लो कुछ पानी में मिला हुआ है नमक, उसकी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, किसमें, पानी में, और सेल में थी कम। तो यहाँ से ये आएगा नमक यहाँ। अब हाइपरटोनिक में क्या हो जाता है कि ऐसे ही सेम चीज़ होती है, लेकिन सेल के पास वो चीज़ ज़्यादा होती है पानी से, तो क्या करेगा, ये सेल अपने उस चीज़ को क्या दे देगा, पानी में। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि जिसमें जो ये सेल हो ना, उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन हो किसी चीज़ की। वैसे हम वाटर ले लेते हैं, हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की समझने के लिए, या आप हायर क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ोगे एक्स्ट्रा, लेकिन जितना आपकी बुक में और जितना आपको समझ में आएगा मैंने उतना समझाया है। तो देखो अब इससे आगे चलते हैं, तो एक होता है जो वो होते हैं ना, जो प्लांट्स की रूट होती है, मैं आपको बताता हूँ इसका ओस्मोसिस का यूज़। ये मान लो प्लांट है हमारा, वो प्लांट नहीं तो मैंने फ्लावर बना दिया है, क्या मस्त फ्लावर बनाया नहीं ये हमारा प्लांट है, जो इसकी रूट होती है, ये रूट्स। अब ये पानी तो लेती है, देखो आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि ये रूट्स पानी लेती है। अब ये लेती कैसे हैं, इनमें कुछ वो मोटर तो लगी नहीं हुई कि यहाँ से ऐसे पानी ले आएंगे दूर दूर से, कैसे लेते हैं, ये लेते हैं इस ओस्मोसिस प्रोसेस से। किससे, ओस्मोसिस प्रोसेस से। ये ओस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ होता है किसमें, जब रूट्स ये भी आ जाएंगे, स्टेट द यूजेस ऑफ ओस्मोसिस। तो आप एक उसमें ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो रूट्स होती है ना, रूट्स से भी क्या होता है, रूट्स अपना जो वाटर है वो मीडियम मतलब सॉइल से, भी इसमें मीडियम क्या है, सॉइल है ना, तो वो किससे लेती है, वो लेती है ओस्मोसिस प्रोसेस से। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी भी होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना हमारी, सबसे ऊपर पढ़ा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इसके बारे में, ये किसी चीज़ से बनी भी होगी। अब ये जो बनी होती है ना स्टूडेंट्स, ये बनी होती है हमारी प्रोटीन और लिपिड से। क्या होती है, प्रोटीन और लिपिड से। अब ये पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स किससे बनती है, ये भी देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन नुकसान हो जाए तो इसको कौन ठीक करता है और कैसे ठीक होती है, लेकिन किससे बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड से। अब हम आगे चलते हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम इसलिए इसको 3-4 पार्ट्स में बनाएंगे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो
एक होता है कि आपने अमीबा के बारे में तो पढ़ा ही होगा और देखा भी होगा, अमीबा की शेप ना असली में तो नहीं, मतलब आपकी बुक में कुछ ऐसी शेप का होता है अमीबा। अब अमीबा क्या होता है, उसकी देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब वो खाना कैसे लेता है, एक तो वो एक्सोस्मोसिस और इनसे लेता है, और एक होता है मान लो यहाँ कुछ फूड पार्टिकल रखा है, अब ये उसके पास आएगा और आते आते ना धीरे क्या करेगा, ये अब मैं इसको हटाता हूँ, देखो ये इसके पास पहुँच जाएगा और इसकी कुछ ऐसे शेप बना लेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा, फूड पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और धीरे होते होते ये इसको बंद कर देगा, और बंद होने के बाद इसको भी अपने अंदर जोड़ लेगा, जिससे क्या भी अपने पार्ट्स के पास भेज देगा कि इसको डिकम्पोज करो, मुझे खाना दो। आप इसको लिखोगे, देखो आपके पेज नंबर 60 में लास्ट में दिया हुआ है दी, अभी पॉइंट अच्छे लिखना, आपको पूछा जाएगा, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस पूछा जाएगा, एक्सप्लेन या व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, तो आप लिखना द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf, आपको engulf का मतलब समझाऊंगा, engulf FIA engulf in food and other materials from its external environment. Such process is known as endocytosis, क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है ये। अब देखो आप इनगल्फ का मतलब होता है पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, मतलब फूड को, जैसे मैंने आपको समझाना, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया ऐसे चारों तरफ से आगे उसको घेर लिया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में सामने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़ा, अगली वीडियो में हम सेल वॉल, न्यूक्लियस और जो भी हमारे ऑर्गेनल्स है उससे आगे पढ़ते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।